डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट में पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स के 5th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। So friends, in the last video we have studied about the share calls and we have seen the procedure of share calls. Along with that, we have studied the duties of secretary regarding share calls also. Today we will study about share forfeiture. फ्रेंड्स, शेयर फॉरफीचर ये आपके लिए नया वर्ड नहीं है। आपने अकाउंटेंसी के पार्ट 2 में जो फर्स्ट चैप्टर है शेयर कैपिटल, उसमें भी शेयर फॉरफीचर से रिलेटेड सम्स देखे होंगे। यहाँ पर हम शेयर फॉरफीचर आखिर होता क्या है और इसकी लीगल प्रोसीजर क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ शेयर फॉरफीचर। तो सबसे पहले हम सिंपल मीनिंग देखेंगे। अमाउंट forfeited on shares on which call money not received is known as share forfeiture. ऐसे शेयर जिन पर हमने कॉल मनी मंगाई हो और उन शेयर पर हमें कॉल मनी रिसीव ना हुई हो तो जब्त की गई रकम को हम शेयर फॉरफीचर कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शेयर फॉरफीचर इज अ प्रोसेस बाय विच द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी cancel the membership of shareholder and remove the name of shareholder from the list of members on non-receipt of call money as asked by the company in accordance with the statutory procedure laid down in the articles of the company. यानी कि शेयर फॉरफीचर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स ऐसे शेयर होल्डर्स की मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं या उनका नाम रजिस्टर में से हटा देते हैं जिन्होंने कंपनी के द्वारा मंगाई गई कॉल की रकम ना भरी हो। और ये प्रक्रिया कंपनी के आर्टिकल्स का ही एक भाग है। शेयर फॉरफीचर इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन बाय द डायरेक्टर्स अगेंस्ट नॉन पेमेंट। आर्टिकल्स ऑफ कंपनी मस्ट ऑथोराइज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यानी कि शेयर फॉरफीचर ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन है, यानी कि एक अनुशासन का कार्य है जिससे कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के कॉल को न भरने वाले शेयर होल्डर्स की मेंबरशिप को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इसके लिए कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोविज़न होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर देखेंगे। इस प्रोसीजर में जो सबसे पहला स्टेप है वो है preparing list of calls in arrears. Means the secretary prepares a list of calls on shares not paid by shareholders on the basis of pay in slips received from bank. यानी बैंक के द्वारा जो पे इन स्लिप्स दी जाती हैं उन पे इन स्लिप्स के आधार पर कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि किन किन शेयर होल्डर ने कॉल्स के पैसे नहीं भरे हैं। तो ये पहला स्टेप था। In the second step, presenting list of calls in arrears before the board of directors. Means once the list of calls in arrears is prepared, it is presented before the board of directors for further discussion and for taking decisions on share forfeiture. यानी कि एक बार जब फर्स्ट स्टेप में हम कॉल्स इन एरियर्स की लिस्ट तैयार कर लेते हैं, फिर उस लिस्ट को आगे क्या एक्शन लेना है या आगे क्या डिस्कशन करना है, इस बात के लिए इस लिस्ट को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं। इन द थर्ड स्टेप, सेंडिंग रिमाइंडर टू मेंबर्स। रिमाइंडर्स आर सेंट टू दोज मेंबर्स हु हैव नॉट पेड कॉल मनी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट एंड दे आर इंटीमेटेड टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विद इन द टाइम लिमिट नाउ प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि इस स्टेप में हम ऐसे शेयर होल्डर्स या ऐसे मेंबर्स जिन्होंने कॉल के पैसे नहीं भरे हैं उनको एक रिमाइंडर भेजते हैं। उस रिमाइंडर में उसे एक नया टाइम देते हैं कि इस टाइम तक आपको विथ इंटरेस्ट कॉल की अमाउंट हमें जमा करा देनी है। इन द फोर्थ स्टेप,
sending final reminder. Means if no response to first reminder is received, a final reminder is sent through registered post and such members are intimated to pay the due amount including interest within 14 days of receipt of the final reminder. They are also warned of forfeiture of shares on failure in paying the due amount. यानी अगर आपके पहले रिमाइंडर का कोई रिस्पॉन्स ना आया हो तो एक फाइनल रिमाइंडर भेजा जाता है जिसमें मेंबर्स को ये बताया जाता है कि आने वाले 14 दिनों में अगर आपने विथ इंटरेस्ट कॉल की अमाउंट नहीं भरी तो आपके अभी तक के जो शेयर हैं उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और आपने अभी तक जो पैसे भरे हैं वो भी कंपनी आपको रिफंड नहीं देगी. इन द फिफ्थ स्टेप, रेजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफीचर मीन्स share of those members who do not pay the amount of call within 14 days are forfeited by passing a resolution in the meeting of board of directors. यानी फाइनल रिमाइंडर के बाद भी अगर शेयर होल्डर या मेंबर कोई रिस्पॉन्स न दे रहे हों तो उनके शेयर को फोरफीचर करने के लिए या उनके शेयर्स को जब्त करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है. In the sixth step, sending notice of share forfeiture. The secretary sends notice of share forfeiture on the basis of the resolution passed in the meeting of board of directors. A copy of resolution of share forfeiture is also enclosed the notice and members are intimated to surrender the share certificates to the company. यानी board of directors की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होने के बाद ऐसे शेयर होल्डर्स या ऐसे मेंबर्स जिन्होंने कॉल की अमाउंट नहीं भरी है उन्हें एक नोटिस भेजा जाता है और उस नोटिस के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी भी एक कॉपी एनक्लोज की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि आज से आप हमारे मेंबर्स नहीं हैं, हमने आपका नाम रजिस्टर में से हटा दिया है और आपके शेयर्स जब्त कर दिए हैं. हमारे जो भी शेयर आपके पास हैं आप उन्हें सरेंडर कर दें. इन द सेवेंथ स्टेप, इश्यूइंग पब्लिक नोटिस. द सेक्रेटरी गिव्स अ पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर इंडिकेटिंग सीरियल नंबर्स ऑफ शेयर फॉरफिटेड सो नो ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट ऑन सच शेयर्स. यानी कि नोटिस भेजने के बाद कंपनी सेक्रेटरी न्यूज़पेपर में उन शेयर सर्टिफिकेट्स का सीरियल नंबर मेंशन करते हैं और वार्न करते हैं कि ये शेयर जब्त हो चुके हैं ताकि उन शेयर के ऊपर आगे कोई दूसरा ट्रांजैक्शन ना हो सके या जो शेयर होल्डर्स अभी तक शेयर कॉल की अमाउंट नहीं दे रहे थे या जिनके शेयर जब्त हो चुके हैं वो इन शेयर्स को किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र ना कर सकें. एंड एट लास्ट, मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. आफ्टर गिविंग अ पब्लिक नोटिस, द सेक्रेटरी मेक्स एंट्रीज in the register of members regarding share forfeiture and names of members whose share are forfeited are cancelled from the list. यानी कि फाइनल पब्लिक नोटिस इश्यू करने के बाद कंपनी सेक्रेटरी पुराने शेयर होल्डर के नाम को रजिस्टर में से रिमूव कर देते हैं. तो फ्रेंड्स, ये थी प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सरेंडर ऑफ शेयर्स. So friends, first of all we will see the meaning of surrender of shares. Surrender of share means returning the share certificates to the company. This concept is applicable to physical certificates of shares only. यानी कि surrender of shares का सिंपल सा मीनिंग है कि शेयर होल्डर अपने सर्टिफिकेट्स कंपनी को लौटा दें. ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल शेयर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सर्कमस्टेंसेस ऑफ शेयर सरेंडर. यानी ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें शेयर को सरेंडर किया जाता है. फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम, तो आप इसे ध्यान से समझना. सो दीज आर 5 सर्कमस्टेंसेस ऑफ शेयर सरेंडर. फर्स्ट वन, व्हेन शेयर सर्टिफिकेट्स आर टॉर्न. यानी आपके शेयर सर्टिफिकेट्स फट गए हों तो आप उन्हें सरेंडर कर सकते हैं. सेकंड, व्हेन शेयर सर्टिफिकेट्स बिकम इनएलिजिबल. यानी कि आपके जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं वो
अस्पष्ट हो गए हों या उन पर जो भी प्रिंटेड है वो क्लियरली विजिबल ना हो रहा हो, ऐसे केस में। थर्ड वन, व्हेन देयर इज नो स्पेस लेफ्ट टू रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। फ्रेंड्स, जब भी हम शेयर किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एंट्री शेयर सर्टिफिकेट्स पर ही की जाती है, लेकिन बार बार शेयर ट्रांसफ़र करने से अगर उस सर्टिफिकेट पर ट्रांसफ़र की एंट्री की कोई स्पेस खाली ना रहे तो भी हमें शेयर सरेंडर कर देने चाहिए। फोर्थ वन, व्हेन शेयर्स आर टू बी कंसोलिडेटेड, मीन्स जब शेयरों का एकीकरण किया गया हो, यानी कि अलग अलग शेयर्स को कंबाइन किया गया हो। एंड लास्ट, व्हेन शेयर्स आर टू बी सब डिवाइडेड, यानी कि कंसोलिडेटेड में हम शेयर्स को कंबाइन करते हैं और सब डिवीज़न में हम शेयर को डिवाइड करते हैं। तो इन 5 सर्कमस्टेंसेस में हमें शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कर देने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शेयर लियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मीनिंग। When creditor receives the right to acquire possession of the property of the debtor and right to sell the same in order to recover his dues in case of the debtor failing to pay his liabilities is called lien. इस मीनिंग को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से 50,000 रुपीज़ बोरो किए हैं, उधार लिए हैं, और बदले में सिक्योरिटी के तौर पर एक मशीनरी गिरवे रखी है या उसे मॉर्टगेज की है। बी ए को 3 मंथ्स का टाइम देता है और कहता है अगर 3 मंथ्स में तुमने मुझे मेरे पैसे विद इंटरेस्ट नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी इस एसेट को मार्केट में बेचकर अपने पैसे ले लूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर ए 3 मंथ्स तक बी का पेमेंट नहीं करता है तो बी को ये अधिकार मिलता है कि वो ए की एसेट को बेच सके। इसी अधिकार को हम लियन कहते हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी हैज़ अ लियन ऑन ओनली दो शेयर्स इश्यूड विच आर पार्टली पेड अप फॉर। यानी कि अगर शेयर को गिरवी रखकर कोई पैसे उधार लिए जाएं तो शेयर के ऊपर सिर्फ उन्हीं शेयर्स पर लियन का अधिकार मिलता है जो कि पार्टली पेड अप हो। पार्टली पेड अप यानी 100 रुपीज़ का शेयर हो और उसके ऊपर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिलाकर सपोज 60 रुपीज़ आए हैं तो अभी भी 40 रुपीज़ बाकी हैं, तो उसे हम पार्टली पेड अप शेयर कहेंगे। फुल्ली पेड अप शेयर वो होते हैं जिनकी पूरी अमाउंट कंपनी ने मंगा ली हो, तो फुल्ली पेड अप के ऊपर लियन का अधिकार नहीं मिलता, ओनली पार्टली पेड अप शेयर पर ही लियन का अधिकार मिलता है। बाय यूजिंग अ लियन ऑन शेयर, अ कंपनी कैन रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स। यानी अगर कंपनी के पास लियन का अधिकार है तो कंपनी उन शेयर्स को ट्रांसफ़र होने से रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उस पर रोक लगा सकती है। सेकंड, रिस्ट्रिक्ट डिविडेंड, उन शेयर के ऊपर डिविडेंड को रोक सकती है। थर्ड, रिस्ट्रिक्ट बोनस शेयर, ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर लियन किए हैं उन्हें बोनस शेयर नहीं मिल सकते या उनके बोनस शेयर मिलने पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं। एंड फोर्थ वन, रिस्ट्रिक्ट राइट टू वोट, यानी ऐसे शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। एंड नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज शेयर डिविडेंड। तो फ्रेंड्स, कोई भी आम आदमी अगर शेयर खरीदता है तो वो डिविडेंड प्राप्त करने के लिए खरीदता है। डिविडेंड का रेट बैंक रेट से ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए शेयर्स खरीदे जाते हैं। यानी शेयर खरीदने का जो मुख्य मकसद है वो डिविडेंड प्राप्त करना है। अ कंपनी पेज टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न फॉर अ ईयर। यानी कंपनी पूरे साल में जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में से टैक्स की जो अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर रही है उस अमाउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उस अमाउंट को या उस प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट
इज रिटेन्ड एज अ रिजर्व बाय द कंपनी, यानी डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ रकम कंपनी रिजर्व के रूप में रखती है ताकि आने वाले समय में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है या कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो हमें किसी से पैसे मांगने ना पड़े, हम हमारी बचत को, हमारी रिजर्व को यूज़ कर सकें। एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। यानी इस पूरी प्रोसीजर में आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है। टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रिजर्व रखी जाती है और रिजर्व हटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। एज पर इंडियन कंपनी एक्ट 2013, dividend can be paid in cash only. Dividend can be of two types, interim dividend and final or annual dividend. Interim dividend is paid semi-annually during the year, यानी जो इंटरिम डिविडेंड है उसे साल में एक से ज़्यादा बार पे किया जाता है। क्वार्टरली पे कर सकते हो आप, हाफ ईयरली पे कर सकते हो, मंथली पे कर सकते हो। बट फाइनल और एनुअल डिविडेंड इज पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो वार्षिक डिविडेंड है वो साल के अंत में ही पे किया जाता है। डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज वेल एज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट फिक्स होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, आप मुझे मेल करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर से दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।